Good morning, everyone. Good morning. Ayush, Titiksha, good morning. First of all, congratulations. आप लोगों ने CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया है. Now you have been promoted to the next level, that is CA इंटर. And I think बच्चे शायद enjoy कर रहे हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं, इसलिए आज क्लास में अटेंडेंस भी कम है. सेलिब्रेट कर रहे हैं. आयुष, तितिक्षा, आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा? स्कोर कैसा रहा आपका? आयुष, बढ़िया, गुड. तितिक्षा आपने लिखा है 267. आयुष 292, वेरी गुड. सो अब आपको इंटर की क्लासेस में अब ध्यान देना है, ठीक है. आई थिंक ऑलरेडी आप कई सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं एंड आई थिंक आप दोनों ही प्लान कर रहे हैं फॉर बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटर इन नवंबर 22 एग्जाम. आयुष एंड तितिक्षा planning for both the groups? Good. अच्छा, आयुष saying sir decided and Titiksha not decided it. कोई बात नहीं. हाँ, पहले आप एक ऐसा भी कर सकते हैं, पहले एक ग्रुप अच्छे से तैयार करो and then you can decide कि साहब whether you can add another group or not. तो accordingly वो भी कर सकते हैं. Yes. So आज की हमारी जो क्लास का एजेंडा है कि जो लास्ट जो लेक्चर्स हैं, जो आपको 23 लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे, उसमें हमने लेक्चर नंबर 19 तक का रिवीजन एंड कम डाउट क्लास कर लिया था. तो आज हम लेक्चर नंबर 20 to 23, 20 से लेकर 23 तक जो लेक्चर्स हैं, आज उसके रिवीजन कम डाउट क्लास हम लेते हैं. देखिए, लेक्चर्स 20 to 23. इसमें सबसे पहले लास्ट में हमने ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम तक कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. In this regard, Section 14 of Companies Act provides that a company may alter its article with the approval of shareholders by passing the special resolution. आर्टिकल्स में किसी भी तरह का ऑल्टरेशन, एनी काइंड ऑफ चेंज, आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में आर्टिकल में कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ ऑलरेडी उसको मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन आर द आर्टिकल्स ऑलवेज रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. अनलाइक मेमोरेंडम में क्या था कि अलग अलग क्लॉज को ऑल्टर करने के अलग अलग प्रोविजन, आर्टिकल्स में ऐसा नहीं है. आर्टिकल्स में पूरी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी तरह के आप ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन, whether you want to add something, you want to delete something, you want to amend something, सब are part of alteration. तो सब के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. एक सिर्फ इसका एक्सेप्शन था. इसका एक्सेप्शन क्या बताया था मैंने आपको? इफ वी आर आयुष एंड तितिक्षा बताएंगे इसका एक्सेप्शन क्या था, जहां पे खाली एसआर से काम नहीं चलता फॉर ऑल्टरेशन आर्टिकल्स, इन एडिशन टू एसआर कुछ और भी चाहिए. व्हाट इज दैट केस? यस, गुड आयुष. इफ वी आर ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी, अगर हम किसी पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हैं, किस तरीके से? सो एज तितिक्षा गुड, पब्लिक टू प्राइवेट. तो जिस और उस पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में हम वो 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड करें, मतलब ऐसा ऑल्टरेशन करें, 3 रेस्ट्रिक्शन ऐड करें, देयर बाय कन्वर्टिंग दैट पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी. तो अगर किसी कंपनी के आर्टिकल, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी लेट्स से एक्स लिमिटेड, और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो 3 रेस्ट्रिक्शंस हम ऐड करते हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं बाय एडिंग द 3 रेस्ट्रिक्शन विच आर देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो क्या इसका इंपैक्ट होगा? ये पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट होगी? प्राइवेट कंपनी में. मेन डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? 3 रेस्ट्रिक्शन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? दिस पब्लिक कंपनी. तो अगर इस तरह का ऑल्टरेशन करें विच हैज द इंपैक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, देन इन दैट केस हमने डिस्कस किया था कि एसआर से खाली काम नहीं चलेगा, एसआर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी चाहिए. और इस कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डेलीगेटेड रीजनल डायरेक्टर को, एंड इसके लिए हम सेंटर आरडी को एप्लीकेशन लगाते हैं इन फॉर्म RD1, इस फॉर्म में एप्लीकेशन लगाते हैं एंड ऑल दैट. सो
एक्सेप्ट दिस केस जहां पे हम पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड करें, देयर बाय कन्वर्टिंग दैट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, इस केस को छोड़ के बाकी आप कोई भी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स कीजिए, हमेशा एसआर सफिशिएंट। जनरल रूल ये है। हाउएवर इन वन पर्टिकुलर केस एसआर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी चाहिए। एंड अब उल्टा बोलेंगे, वो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल से क्या 3 रेस्ट्रिक्शन डिलीट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए अलग से कुछ नहीं दे रखा, उसके लिए अलग से डिलीट करें, देयर बाय कन्वर्टिंग द प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो उसके अलग से कुछ नहीं दे रखा। अगर डिलीट करेंगे तो वो भी तो ऑल्टरेशन आर्टिकल है, तो जनरल रूल उसमें खाली एसआर चाहिए, खाली एसआर चाहिए। वाई कई बच्चे पूछते थे उसके लिए तो अलग से, अरे भाई जनरल रूल का मतलब क्या है, आप आर्टिकल में कोई भी तरह का ऑल्टरेशन कीजिए, किसी भी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी, हमेशा एसआर। ओनली वन एक्सेप्शन, अगर एक पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हैं जिससे हम उसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर रहे हैं फॉर कन्वर्टिंग दैट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, फॉर दैट ऑल्टरेशन आर्टिकल ओनली इन दैट केस एसआर से काम नहीं चलेगा, एसआर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऑल्टरेशन आर्टिकल्स ऑलवेज एसआर, ऑलवेज एसआर। ये आपका ऑल्टरेशन आर्टिकल का सेक्शन 14 है। इसमें एक टॉपिक था लिमिटेशन ऑन ऑल्टरेशन आर्टिकल्स। कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल वी आर ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आर्टिकल्स को ऑल्टर करके हम ऐसी चीजें नहीं लिख दें विच अगेंस्ट कंपनी एक्ट, विच अगेंस्ट मेमोरेंडम। बताया था मेमोरेंडम ओवरऑल आपको पर्पस ऑब्जेक्टिव बताता है एंड उसको करने का डिटेल प्रोसीजर आर्टिकल में। तो मेमोरेंडम के अगेंस्ट आप कोई ऐसी चीजें ऑल्टर करके ना लिख दें जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है। ऑल्टर के कुछ ऐसी चीजें लिख दें जो आर्टिकल कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है या पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है या किसी और लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑल्टर करके आप ये नहीं लिख सकते दैट कंपनी कैन एक्सपेल अ मेंबर, बताता है ये अलाउड नहीं है, आप इस तरह का ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। दीज आर सम लिमिटेशन, मतलब दीज आर द थिंग्स कंपनी मैनेजमेंट हैज टू कीप इन माइंड वाइल ऑल्टरिंग द आर्टिकल। की ऑल्टर करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है कि साहब ये गड़बड़ ना होनी चाहिए। दैट इज लिमिटेशन, कुछ लिमिट्स से है कि ध्यान रखना है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑल्टरेशन करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ कंपनीज। इसमें कन्वर्जेंस ऑफ कंपनीज में सॉरी, पहला केस था कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए से एक प्राइवेट कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली नाम में से प्राइवेट वर्ड डिलीट हो जाएगा, एक्स लिमिटेड। तो मैंने बताया था इस कन्वर्जन के लिए आप सोचिए मिलनी क्या करना पड़ेगा कि इस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल से 3 रेस्ट्रिक्शन डिलीट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट 3 restrictions have to be deleted from the articles, that is alteration articles। और अभी पढ़ा ऑल्टरेशन आर्टिकल्स के लिए जनरल रूल क्या है, और ये एक्सेप्शन में आता नहीं, एसआर चाहिए एज पर सेक्शन 14। दूसरा केस के नाम में से प्राइवेट वर्ड भी डिलीट करना पड़ेगा, यस। और हमने पढ़ा था चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13 एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, लेकिन हमने पढ़ा था अगर नाम में सिर्फ इतना ही चेंज कर रहे हैं जिसे प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट कर रहे हैं, तो मैंने बताया था सब एक्चुअली ये चेंज ऑफ नेम है ही नहीं, क्योंकि ये इज अ कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ कंपनी। अगर प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करें तो प्राइवेट वर्ड डिलीट करना पड़ेगा, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए हमको नाम थोड़ी बदल रहे हैं। वैसे ही बताता मेन नाम तो ये है, वो तो सेम ही है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, खाली ये सिग्निफाई करता है कि साहब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट वर्ड डिलीट, तो उसके लिए हमने पढ़ा था चेंज ऑफ, तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली सिर्फ क्या चाहिए, एसआर। क्या चाहिए, एसआर। 2 एसआर चाहिए। दोनों एसआर जब पास होंगे, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैटर अप्रूव करेंगे, देन जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, शोल्डर दोनों एसआर, क्या दोनों का एमजीटी 14 फाइल होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसआर। और मैंने बताया था कभी भी नाम में कोई चेंज होता था क्या आरओसी इशू द रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। और मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जैसे ही एसआर पास होगा सेक्शन 14 का, जैसे सेक्शन 14 का एसआर पास हुआ जनरल मीटिंग में फॉर डिलीटिंग द 3 रेस्ट्रिक्शन, वैसे ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी उसी समय इसका स्टेटस पब्लिक कंपनी का हो जाए। लेकिन इसका नया नाम विदाउट द वर्ड प्राइवेट दैट एक्स लिमिटेड, ये कब इफेक्टिव होगा, व्हेन द आरओसी इशूज द रिवाइज ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पता था ना, जब तक वो नहीं इशू होता तब तक नया नाम, याद एक कंसेप्ट पढ़ाया था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी बिकॉज एनी रीजन व्हाटसोएवर, द न्यू नेम becomes effective only after the issue of revised or fresh certificate of incorporation by the ROC। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, और मैंने ये बताया था कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सब मान लें यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एसआर पास हो गया,
आरओसी ने यहाँ रिवाइज सर्टेन इनकॉर्पोरेशन, इसके बीच में वो कंपनी पब्लिक हो चुकी है लेकिन नया नाम उसका एक्स प्राइवेट लिमिटेड रहेगा इस पीरियड में। यहाँ जब आरओसी रिवाइज सर्टेन इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, यहाँ जाके नाम आपका एक्स लिमिटेड होगा। कई बच्चों बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा एक चीज बताइए, नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इस सेक्शन 4 में लिखा हुआ कि द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। ये सेक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन मेन चीज क्या होती है? डेफिनेशन। एंड अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसका आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन है, वो कंपनी जिसके जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन, वो पब्लिक कंपनी है। तो मेन चीज डेफिनेशन होती है। तो जैसे 3 रेस्ट्रिक्शन हटी, डिलीट हुई, एसआर पास हुआ सेक्शन 14 का, वैसे ही वो पब्लिक कंपनी बन गई है। हाँ, ऑल्दो कुछ समय के लिए उसका नाम आपको मैच नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही होगा, नया नाम तो अब इफेक्टिव होगा जब आपको आरओसी की तरफ से रिवाइज या फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा था कन्वर्जन में, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। लेट्स से एक पब्लिक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको हम कन्वर्ट इसमें प्राइवेट वर्ड ऐड होगा, उल्टा हो गया, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इस पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन ऐड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक इट अ प्राइवेट कंपनी। अभी पढ़ा सेक्शन 14 में, इस तरह की ऑल्टरेशन आर्टिकल के लिए एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पावर आरडी को डेलीगेटेड है एज पर सेक्शन 14 का, एक्सेप्शन वाला केस है। और दूसरा, नाम के अंदर जो आपको प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 इसके लिए एसआर चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि आप इसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन दिस एजम्पशन की साहब ये पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। लिस्टेड कंपनी आप जानते हैं लाखों में शेयर होल्डर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे तो मैक्सिमम 200 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर डेफिनेशन के हिसाब से। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी को कैसे कन्वर्ट करो? पॉसिबल नहीं है। और मेंबर को निकाल नहीं सकते, बताना एक्सपेल नहीं कर सकते, बताया था मेंबर्स को कंपनी एक्सपेल नहीं कर सकती, ठीक है। इसका तब लिस्टेड तो पॉसिबल नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 2 इक्वल टू 200, क्योंकि अगर 200 से ज्यादा मेंबर तो वहां दिक्कत आएगी। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके 300 मेंबर है, उसको आप डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, दिक्कत आएगी, क्योंकि आप मेंबर को निकाल तो सकते हैं नहीं, हम प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो जाएंगे, 300 कैसे पॉसिबल है। तो ये जंक्शन पे हम करते हैं कि सब वो पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड है एंड साथ में नंबर ऑफ मेंबर्स भी उसके 200 या 200 से कम है, नॉट एक्सीडिंग, तो उसमें कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अदरवाइज विल फेस द प्रॉब्लम, और निकाल नहीं सकते मेंबर को, बताया कंपनी कैन नॉट एक्सपेल द मेंबर। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिस्कस एंड अप्रूव द मैटर, फिर इन ऑर्डर टू गेट द शेयर होल्डर टू कॉल अ जनरल मीटिंग, दोनों एसआर पास होंगे, दोनों का एमजीटी 14 फाइल होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगेगी इन फॉर्म RD1। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल देती है तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऑर्डर की कॉपी और साथ में ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट INC 28 में अटैच करके आरओसी को फाइल करेंगे। गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट INC 28 विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर आरओसी को फाइल करेंगे। फिर आरओसी क्या इशू करेगा? रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिससे नया नाम इफेक्टिव होगा। अच्छा, इसमें भी जैसे ही गवर्नमेंट के अप्रूवल, क्योंकि आर्टिकल अल्टर होते ही क्या वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, और आर्टिकल अल्टर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट इस केस में एसआर प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल। तो जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल आएगी वैसे ही आपको ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन गई। लेकिन जो नया नाम है दैट इज ए लिमिटेड टू ए प्राइवेट लिमिटेड, कब इफेक्टिव होगा? व्हेन आरओसी इशूज द रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जाके नया नाम इफेक्टिव होगा। अच्छा, इसमें कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब इसके प्रोसीजर में गवर्नमेंट अप्रूवल की बात आती है, इसका प्रोसीजर में आया तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया था सेक्शन 13 में कि अगर नाम में हम सिर्फ इतना ही चेंज कर रहे हैं, प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उस केस में एसआर चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। प्रॉपर चेंज ऑफ नेम है तो फिर गवर्नमेंट अप्रूवल भी चाहिए एसआर के साथ साथ। तो सर आपके यहाँ तो हम खाली प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर बीच में गवर्नमेंट अप्रूवल कहाँ जाएगी? यहाँ पे क्या जो गवर्नमेंट अप्रूवल की बात हमने की है, इट इज फॉर चेंज ऑफ नेम और फॉर ऑल्टरेशन आर्टिकल्स। आयुष तितिक्षा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट अप्रूवल की बात हमने की है, क्या इट इज फॉर ऑल्टरेशन आर्टिकल्स और फॉर चेंज ऑफ नेम? ऑल्टरेशन आर्टिकल्स, नॉट फॉर चेंज ऑफ नेम, ठीक है। जो एक्सेप्शन वाला केस था, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल और बताया,
मान लिया हम इस ए लिमिटेड को बी प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ में प्रॉपर चेंज ऑफ नेम कर रहे हैं, ए लिमिटेड को बी प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या उस केस में यहां तो एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है ही, ये तो पहले से ही है, क्या यहां भी एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल हो जाएगी एज पर सेक्शन 13? यस नो? आयुषन तितिक्षा। तो यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई प्रोविजंस कहां से अप्लाई हो रहे हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो सब चीज समझ में आती है, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो रट्टे मारते रहते हैं, कभी कुछ पल्ले पड़ गया, कुछ नहीं पल्ले पड़ा, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन ही रहती है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ एन ओपीसी, वन पर्सन कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। उसमें हमने बोला साहब उस ओपीसी को अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑल्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एक ही मेंबर, तो उसको ऑल्टर करने का तरीका जो रेजोल्यूशन पास होगा एज पर सेक्शन 123 सेक्शन 122 सब सेक्शन 3, ठीक है, वो एक ही मेंबर है तो रेजोल्यूशन पास करने का तरीका वहां पे ओपीसी में केस में सेक्शन 122 सब सेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑल्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो अगर आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्या मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी बनाना 7 मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी कम से कम 2, प्राइवेट पब्लिक कंपनी कम से कम 3, ये करना पड़ेगा। आज के दिन मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्राइवेट पब्लिक कंपनी में नहीं, लेकिन डेफिनेशन में आपको आता है ना, ठीक है। मैंने बताया फ्यूचर में गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द सेम, गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द सेम, ठीक है, बट है नहीं। अगर फ्यूचर में आ जाती है तो फिर वो भी आपको कैपिटल भी करनी पड़ेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, फिलहाल नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम आर्टिकल्स बाय पासिंग द रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते, अदर्स सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि हमने पढ़ा था ओपीसी शुरू से सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो सकती है नॉन प्रॉफिट कंपनी, और बाद में कन्वर्ट हो सकती है। तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विद प्रॉफिट मोटिव उसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, बट प्राइवेट और पब्लिक साथ में नॉन प्रॉफिट वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप एप्लीकेशन लगाएंगे इन फॉर्म INC 6, इसको ROC को, अलॉन्ग विद द फीस एंड ऑल दैट। और आपने जो मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर किए उसकी कॉपी लगाइए, जो रेजोल्यूशन पास किए फॉर ऑल्टरेशन उसकी कॉपी लगाइए, जो आप मेंबर्स बढ़ा रहे हैं और डायरेक्टर्स बढ़ा रहे हैं उनकी लिस्ट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट, ठीक है। आपकी बट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, इनके ये सब डॉक्यूमेंट्स आप में अटैच कीजिए। एंड इन डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन लगाइए टू द रजिस्ट्रार कंपनी, क्रेडिटर्स की लिस्ट लगाइए। एंड ROC इफ इट इज सेटिस्फाइड अबाउट एवरीथिंग कि सब कुछ एज पर ऑर्डर है, तो ROC विल इशू रिवाइज सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन की साथ जो भी जिसमें भी आपने कन्वर्ट किया या प्राइवेट या पब्लिक जो भी है उसके अकॉर्डिंगली ROC की तरफ से, क्योंकि नाम में भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले OPC तो उसका नाम में OPC वर्ड भी आता, बताया था ना, नाम जो भी है OPC बेसिकली प्राइवेट कंपनी, तो नाम के साथ OPC वर्ड भी आता है ब्रैकेट में, 1 पर्सन कंपनी या शॉर्ट में OPC, तो वो हटेगा, तो उसके लिए ROC विल इशू रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देयर बाय वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द प्राइवेट पब्लिक जो भी आपने कन्वर्जन किया। नेक्स्ट कन्वर्जन हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी into an 1 person company, OPC. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, फिर वही बात आ गई, क्योंकि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगी, इस कंपनी विद प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एंड उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ओपीसी में। अच्छा, मैंने बताया था डायरेक्टली पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करने का कोई लॉ में प्रोसीजर नहीं है कि आप डायरेक्टली पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कन्वर्ट करना उसके लिए 2 स्टेप में कर सकते हैं। पहले उस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू द अभी जो हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, फिर प्राइवेट को आप ओपीसी में, जैसे वो प्रोसीजर भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली आप सोचेंगे कि आप पब्लिक कंपनी को आप ओपीसी में कन्वर्ट कर दें, वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका इस आप इट शुड बी द नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, आप कन्वर्ट कर सकते हो उस प्राइवेट कंपनी ओपीसी में। पहले सबसे पहले कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स का एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, एक बार किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे इसी कॉन्टेक्स्ट में
कि सब उसको ओपीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सब इसके मेंबर्स तो प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर तो होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 200 ओपीसी में। तो इसीलिए तो हमने एनओसी लिया मेंबर से और क्रेडिटर से। तो उसमें क्या हो, जब एनओसी लेंगे तो उसका मतलब हर एक मेंबर उसके लिए तैयार है। तो उसमें ये भी डिसाइड होगा कि सब सारे मेंबर्स एक आपस में किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को अपने शेयर ट्रांसफर कर देंगे। तो व्हाट विल हैपन, उसका एक ही मेंबर रह जाएगा। जब एनओसी ले रहे हैं तो मान लिया लेट्स से एक प्राइवेट कंपनी, उसके टोटल मेंबर 10 हैं, तो 10 मेंबर के एनओसी ले रहे हैं, तो आपस में वो भी डिसाइड करेंगे उन 10 में से एक पर्टिकुलर मेंबर को बाकी 9 मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर कर देंगे। तो वो अगर कंपनी का एक ही मेंबर रह जाएगा और ओपीसी में हम कन्वर्ट करें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उस इस तरीके से करें। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा साहब ये मेंबर कैसे कम होंगे, ऑल दैट, ठीक है, तो मैंने बता दिया। फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए पासिंग द एसआर फॉर दिस कन्वर्जन। इसका एमजीटी 14 फाइल होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसआर। फिर आरओसी का एप्लीकेशन वही आईएनसी 6 में, यहाँ भी आईएनसी 6 है, अलॉन्ग विद वेरियस डॉक्यूमेंट जो भी आपने किया है, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन किया हम सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं है, एंड ऑल दैट, हमने मेंबर्स और क्रेडिटर कंसेंट ले लिया, एनओसी ले लिया है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स क्रेडिटर्स, आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड ऑल दैट। एंड जब ये एप्लीकेशन लगेगी एंड आरओसी सेटिस्फाइड अबाउट एवरीथिंग, इट विल इशू अ रिवाइज सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कि नाउ दिस प्राइवेट कंपनी हैज बिकम अ ओपीसी। नाम में भी इंपैक्ट आएगा, नाम में अब ओपीसी वर्ड भी आएंगे। बता देना ओपीसी के नाम में हमेशा नाम के साथ आपको बेसिकली से प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड तो आएगा ही, और साथ में लास्ट में नाम के नीचे या तो पूरा 1% कंपनी ब्रैकेट में या शॉर्ट में ओपीसी, जिससे पता लग जाए इट्स नॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी। तो ये कन्वर्जेंस के 4 केसेस चारों में डिस्कस कर दिए। फिर आपको एक टॉपिक था इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसमें हमने एक सेक्शन 10 पढ़ा था कि मेमोरेंडम आर्टिकल जब एक बार रजिस्टर हो जाते हैं और इनकॉर्पोरेशन का समय जब आरओसी को फाइल करते हैं, इट बिकम्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। और ये माना जाता है कि जैसे दोनों ने एग्री किया है, कंपनी ने एंड मेंबर्स में, कि इसमें जो भी लिखा हुआ है दोनों फॉलो करेंगे, एंड दे आर बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, एंड दोनों ने साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए इससे 4 हमने केस बनाए थे कि मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी एज पर मेमोरेंडम आर्टिकल, यस। कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में, तो ए इज ऑल्सो बाउंड टू बी ऑल्सो बाउंड टू एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, वही सेम चीज है। अच्छा, मेंबर्स, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, तो मेंबर एक नहीं है ना, मेंबर M1, मेंबर M2, मेंबर M3, एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 से ज्यादा लोग के बीच में हो सकता है, यस। मान लीजिए 4 लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, चारों एक दूसरे के प्रति बाउंड है। यहाँ कंपनी तो एक है लेकिन मेंबर्स इतने सारे हैं, तो क्या वन मेंबर इज ऑल्सो बाउंड टू द अनदर मेंबर एज पर द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, यस। इसको होते मेंबर्स इंटरसी, मेंबर्स आपस में, अमंग्स ईच अदर। और एक टॉपिक और था एन आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब मैंने बताया इस टॉपिक में, आउटसाइडर का मतलब क्या है, जो कंपनी में कुछ भी हो लेकिन मेंबर नहीं है, चाहे कंपनी का डायरेक्टर हो व्हाटएवर, लेकिन मेंबर नहीं, उसको हम आउटसाइडर बोले फॉर द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, फॉर द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक। तो आप कंपनी इज नॉट बाउंड टू एन आउटसाइडर एज पर द प्रोविजन मेमोरेंडम आर्टिकल, व्हाई, बिकॉज वो मेंबर नहीं है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 मेमोरेंडम आर्टिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर। तो समवन हु इज नॉट अ मेंबर व्हाटएवर ही मे बी इन द कंपनी, हम उसको आउटसाइडर बोल रहे हैं फॉर द पर्पस दिस टॉपिक। तो उस केस में उसके प्रति कंपनी बाउंड नहीं है एज पर द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, एंड कंपनी नॉट बाउंड। तो ये 4 पार्ट में, चारों से रिलेटेड केस थे, चारों से रिलेटेड केस थे, एंड आई होप वो क्लियर है। खास करके जो लास्ट केस था, कंपनी नॉट बाउंड टू एन आउटसाइडर, उसमें था एली वर्सेस पॉजिटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसमें आपको अगर याद हो, मैंने एक चीज बड़े तरीके से समझाई, जिसमें कई बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। एक चीज देखिए, उसमें एली जो है, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है कि साहब एली कंपनी का सॉलिसिटर रहेगा फॉर लाइफ, और कंपनी उसे हटा नहीं सकती एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ मिसकंडक्ट। अगर वो मिसकंडक्ट करता है तब कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकती है, अदरवाइज कंपनी उसको हटा नहीं सकती। बाद में वो कंपनी का मेंबर भी बन गया था, और बाद में क्या हुआ, कंपनी ने उसको एज ए सॉलिसिटर हटा दिया, लीगल एडवाइजर, और कोई देयर वाज नो केस ऑफ मिसकंडक्ट। तो एली ने इसके लिए कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में चला गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का केस है, लेकिन उसको रेमेडी नहीं मिली। क्यों, उसका रीजन समझिएगा। अभी आर्टिकल्स में लिखा था कि सर ही विल एक्ट एज सॉलिसिटर फॉर लाइफ। आर्टिकल्स एज पर लॉ कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये सुनो। एंड
जो एली बोला था कि आर्टिकल में लिखा हुआ दैट मेरे को कंपनी हटा नहीं सकती लाइफ लॉन्ग एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ मिसकंडक्ट और देयर इज नो केस ऑफ मिसकंडक्ट, मुझे हटा दिया, तो कंपनी ने गलत किया एंड कंपनी के। बट क्वेश्चन इज एज ए सॉलिसिटर, एज ए सॉलिसिटर चाहे वो मेंबर भी था, ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ कंपनी, उसने शेयर भी ले लिए थे, बाद में लिखा हुआ कुछ फैक्ट्स में, लेकिन एज ए सॉलिसिटर क्या वो कंपनी के प्रति या कंपनी उसके प्रति बाउंड है एज पर आर्टिकल? नो, बिकॉज एज पर लॉ आर्टिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। अगर कोई मेंबर है भी लेकिन आप आर्टिकल के प्रोविजन का इस्तेमाल करके कंपनी के अगेंस्ट को राइट्स क्लेम कर रहे हैं, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर बट इन सम अदर कैपेसिटी, मे बी यू आर आल्सो मेंबर, तो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जैसे मैंने कुछ समझाने के बताया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में, मान लें कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी सी को हमने कुछ राइट दे रखे हैं, बट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सी नहीं है, इस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो कल के दिन अगर राइट सी को नहीं मिलते हैं तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या ए और बी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता? नो। व्हाई? बिकॉज इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली वही पोजीशन है। एली एज ए सॉलिसिटर इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल्स। हु आर द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी एंड मेंबर्स। एंड एज ए सॉलिड, भले वो मेंबर भी लेकिन एज ए सॉलिसिटर वो राइट मांग रहा है, नॉट एज ए मेंबर, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक चीज और इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझाया था कि कभी भी ऐसा हो अगर किसी बंदे को कंपनी के आर्टिकल्स के थ्रू कुछ राइट्स मिल रहे हैं बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर इन सम अदर कैपेसिटी, तो आप उस पर डिपेंड मत कीजिए। क्यों डिपेंड नहीं कीजिए? कल के दिन कंपनी ने वो राइट देने से मना कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही तो सेम केस यहाँ एली के साथ हुआ। ऐसे केस में तरीका कि अगर आप चाहते हैं कि आपके राइट्स इंटैक्ट रहें, कोई आपकी कंपनी आपके साथ गलत ना करे, तो जो आर्टिकल्स में आपको राइट्स कंपनी ने दिए हैं आर्टिकल्स के थ्रू, आप सेम राइट्स का एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए कंपनी के साथ, सेम राइट, उसमें भी सेम चीज लिखवा लीजिए। अच्छा, कल के दिन कंपनी ने वो राइट देने से मना किया तो आर्टिकल्स के बेसिस पे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या उस जो अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया क्या उसके बेसिस पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकते हैं? यस। इसी केस में अगर एली ने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से किया होता, उसमें लिखा होता कि साहब कंपनी उसको लाइफ लॉन्ग सॉलिसिटर रखेगी, हटा नहीं सकती एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ मिसकंडक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एली ने अलग से भी किया होता जो आर्टिकल में लिखा हुआ, तो उस केस में क्या होता? आर्टिकल के बेसिस पे उसको रेमेडी नहीं मिली, लेकिन क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रेमेडी मिल जाती? इसलिए एक वर्ड ऑफ एडवाइस में समझाया था कि कभी भी किसी को भी किसी कंपनी के आर्टिकल्स के थ्रू अगर वो राइट्स मिलने नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर इन सम अदर कैपेसिटी, तो डोंट डिपेंड अपॉन दैट, बिकॉज आप उस राइट्स का इस्तेमाल इन्फोर्समेंट अगेंस्ट द कंपनी नहीं कर पाएंगे। कल के दिन कंपनी अगर आर्टिकल्स के बेसिस पर कंपनी देने से मना कर दे, तो इसका बेहतर तरीका है कि एक अलग से और कॉन्ट्रैक्ट कर लें इन द वेरी बिगिनिंग एंड उसमें भी वो सारे राइट्स लिखवा लीजिए। तो उस केस में क्या हो, कल के दिन कोई दिक्कत आएगी तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी के अगेंस्ट अपने राइट्स इन्फोर्स कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आयुष एंड दीक्षा, अच्छा मेंबर टू मेंबर में क्या इशू था एक केस था रेफील्ड वर्सेस हैंड। उसमें ये था एक कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था, एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी कंपनी का मेंबर अगर अपने शेयर्स बेचना चाहे तो कंपनी के डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा एंड डायरेक्टर्स, उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सब मेंबर्स भी थे। जरूरी नहीं कि डायरेक्टर मेंबर हो, बट उस केस में ऐसा था कि जितने भी डायरेक्टर दे वर आल्सो मेंबर एंड डायरेक्टर विल हैव टू परचेज द शेयर्स फ्रॉम दैट मेंबर हु वांट्स टू सेल इट एट ए फेयर प्राइस। ये कंपनी का आर्टिकल में लिखा हुआ था। एक मेंबर ने अपनी इच्छा, ही एक्सप्रेस इट डिजायर कि ही वांट्स टू सेल हिज शेयर्स। डायरेक्टर ने बोला हम नहीं खरीदेंगे, बोला एज ए डायरेक्टर हमारे ऊपर आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ हमारे पर बाइंडिंग नहीं है, हम डायरेक्टर हैं। लेकिन एज ए डायरेक्टर उन पर बाइंडिंग नहीं था क्योंकि केस के फैक्ट्स में दे रखा कि साहब वो मेंबर भी थे, तो एज ए डायरेक्टर उन पर बाइंडिंग नहीं था, बट क्या एज ए मेंबर उन पर बाइंडिंग था? यस, दे वर आल्सो द मेंबर। तो एक मेंबर बेचना चाह रहा है, दूसरा मेंबर को खरीदना पड़ेगा, तो क्या वन मेंबर इज बाउंड टू द अनदर मेंबर एज आर्टिकल? अच्छा, इसी केस के फैक्ट्स को बदल दें कि अगर वो सिर्फ डायरेक्टर होते और मेंबर नहीं होते तब क्या बाउंड होते? नहीं, तब आपको डिसीजन उल्टा हो जाता, डिसीजन उल्टा, क्योंकि डायरेक्टर्स आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन इस केस में डायरेक्टर्स मेंबर भी थे, तो कोर्ट ने ही बोला कि एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर आर्टिकल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एज ए मेंबर तो है, और एक मेंबर बेचना चाह रहा है, आप दूसरे मेंबर आपको खरीदना पड़ेगा इस आर्टिकल एट ए फेयर प्राइस, एंड दिस वाज सो। आयुष, इज दैट क्लियर? आयुष, नाउ मूविंग ओवर टू द कुछ हमने मेमोरेंडम आर्टिकल्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स डिस्कस की थी। रिलेटेड टू एमओ एंड एओए, उसमें
सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हमने एक चीज डिस्कस किया था कंपनी कैरेक्टरिस्टिक में, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। एक कंपनी क्या कर सकती है, क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, कौन से बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, ये सारी बातें कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज से गवर्न होती है। याद है बताया था मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज से। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्ट्रिन ने अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायरस मीन पावर्स। तो कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो पावर दे रखी है, चाहे वो मेन ऑब्जेक्ट में दे रखी हो, चाहे इंसिडेंटल या इंसलिटरी ऑब्जेक्ट में दे रखी हो, उसके बियॉन्ड जाके कंपनी कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वही तो लिमिटेशन एक्शन है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज का फायदा क्या हुआ, उसके बियॉन्ड जाके कंपनी कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है एंड ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है। उसके बियॉन्ड जाए कुछ करना तो पहले मेमोरेंडम को आप ऑल्टर कीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 और अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज डालिए एंड देन डू दैट। लेकिन आप बिना उसको ऑल्टर किए हुए आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ना मेन ऑब्जेक्ट में ना इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में है, तो उस केस में दैट एक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट और दैट एक्ट और दैट बिजनेस एक्टिविटी डन बाय कंपनी इज अल्ट्रा वायरस। ठीक है, अल्ट्रा वायरस है और अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स। क्या वो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा? उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कंपनी के कोई राइट्स या लाइबिलिटी अराइज होते नहीं, ना आउटसाइडर के कंपनी अगेंस्ट कोई राइट्स लाइबिलिटी, एंड वो इनवैलिड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। दैट्स वाइड हैव एन इशू, दैट्स वाइड हैव एन इशू। मैंने एक चीज बताया था, अगर कोई चीज अल्ट्रा वायरस है तो कंपनी के 100% शोल्डर कंसेंट से भी वो इंट्रा वायरस नहीं बनेगा। इंट्रा वायरस का उल्टा था, विद इन द पावर्स इंट्रा वायरस, ठीक है, वो वैलिड नहीं बनेगा। समथिंग अल्ट्रा वायरस विल रिमेन अल्ट्रा वायरस। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक लैंडमार्क केस पढ़ा था, एसबुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस मिस्टर रिची, एंड जहां पे केस वर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ दिस कंपनी अगेंस्ट दिस फर्म। लेकिन मैंने बताया था साहब कुछ कमी थी, कि कंपनी बोलती है कि साहब हमारे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने मिस्टर रिची के साथ किया था, एंड इसलिए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन ये उठता है, आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर ऐसा करने की पावर नहीं थी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया गया। आपको अपने कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज खुद ही नहीं पता। अच्छा, उस चक्कर में बताया था फाइनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था, फाइनेंस रुक गया एंड मिस्टर रिची का जो काम था रुक गया। तो केस टू डिसाइड कंपनी के फेवर हुआ अगेंस्ट दिस फॉर्म मिस्टर रिची। लेकिन क्वेश्चन ये बाद में रियलाइज हुआ कि साहब कुछ ना कुछ इस डॉक्ट्रिन में कमी है, इसका हम रिजिड एप्लीकेशन करें तो कुछ कमी है। देखा इसकी क्या गलती थी, लेकिन सफर तो इसने किया, एंड इसलिए बाद में कुछ इसके एक्सेप्शंस डेवलप हुए। और मैंने एक्सेप्शंस में आपको 7 एक्सेप्शन, लेकिन मैंने बताया था पहले 3 एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, पहले 3 एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है। और एक्सेप्शन में मैंने मेन चीज बताई थी, मेन कि एक तो है कि साहब किसी ने कंपनी को कोई अपनी को प्रॉपर्टी या पैसा दे दिया अंडर सम अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। तो पहले अगर कंपनी ने और रियलाइज बाद में आपको हुआ कि साहब मैंने जो पैसा दे दिया है या प्रॉपर्टी दे दी है वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, तो आप जानते हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग डॉक्ट्रिन और अल्ट्रा वायरस आप वापस ले नहीं सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपनी उस प्रॉपर्टी को यूज करे, ऑल्टर करे या उस पैसे को खर्च करे, उससे पहले आप कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, रेस्ट्रेन कर सकते हैं कंपनी से। पॉइंट नंबर 7 सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, एंड रुकवा सकते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी कंपनी यूज ना करे, पैसा कंपनी यूज ना करे, और वापस दे सकते हैं। तो आपकी चीज आपको वापस मिल जाएगी। याद है किसको बताया था कि उस ओनली अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, ओनली अगेंस्ट दैट मनी बताते हैं, इसको राइट इन पर्सनम बोलते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मनी, और यहाँ राइट इन पर्सनम है, नॉट इन राइट इन रेम। राइट इन रेम मीन्स अगेंस्ट एनीथिंग, वो नहीं है। लेकिन अगर आपको रियलाइज हो कि हमने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन किया और तब तक कंपनी ने उस प्रॉपर्टी का ऑल्टर कर दिया या उस पैसे का यूज कर लिया है, तो ऑब्वियसली अब ये रेमेडी इंजंक्शन ऑर्डर तो कोर्ट से आप लाने का फायदा नहीं है, रुकवा नहीं सकते आप। तो ऑलरेडी कंपनी ने यूज कर लिया है प्रॉपर्टी ऑल्टर। तो उस केस में मैंने बताया था कि साहब उसके पॉइंट नंबर 4 आप यूज कीजिए। आप कंपनी के उस केस में अगेंस्ट द कंपनी विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट क्रेडिटर। आप कंपनी के फर्स्ट क्रेडिटर माने जाएंगे, जितने भी क्रेडिटर उसमें सबसे पहला अधिकार आपका होगा, एंड कंपनी से आप रिकवरी करें। लेकिन आप फर्स्ट क्रेडिटर उस एक्सटेंट तक ही जिस एक्सटेंट तक पैसा कंपनी के बिजनेस में यूज हुआ है। जो डायरेक्टर्स ने अगर पैसे को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया फॉर देयर पर्सनल यूज, तो उसके लिए आप डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल कर सकते हैं। याद एग्जांपल देकर समझाता है, जो पैसा कंपनी के बिजनेस में हुआ उसके लिए कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं एज ए फर्स्ट क्रेडिटर, और बाकी पैसा जो डायरेक्टर्स ने मिसयूज कर लिया अपने पर्सनल पर्पज में, उसके लिए डायरेक्टर्स को आप लायबल कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। तो ये 4 और 5 मैंने बताया था एक साथ, ये तो 7 पॉसिबल है तो 7 लीजिए, नहीं तो 4 और 5 टुगेदर। और 6 में कंपनी को रेमेडी है, कंपनी ने किसी को पैसा दे दिया, लोन दे दिया अंडर सम अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन,
तो कंपनी डायरेक्टली उससे रिकवरी करेगी, लेकिन कंपनी अपने डायरेक्टर्स को पर्सनल लायबिलिटी कि भैया आप हमारे एजेंट हैं, आप अपनी अथॉरिटी एक्सीड करके किसी को लोन दे रहे हैं, आपको पता है कि हमारे को अलाउड नहीं है ऐसा करना, तो कंपनी वो क्लेम किससे लेगी? अपने डायरेक्टर से। डायरेक्टर्स को जो लॉस होगा वो इंडेमनीफाई कौन करेगा? आउटसाइडर जिसको लोन मिला, अल्ट्रा वायरस। अगर सामने वाले को पता था कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो वो भी गिल्टी है। इसका कंपनी विल रिकवर फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर विल रिकवर फ्रॉम द आउटसाइडर, बट आउटसाइडर से इंडेमनीफाई तब करा सकते हैं अगर आउटसाइडर अवेयर कि सब ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, अल्ट्रा वायरस। तो ये सब चीजें मैंने बताई थी डिटेल में आपको, ठीक है। फिर एक डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और उसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिव मतलब इंप्लाइड। जब कंपनी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स का रजिस्ट्रेशन कराती है विद आरओसी, आप जानते हैं कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैज टू फाइल द कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल विद आरओसी, वो रजिस्ट्रेशन होता है। इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी इसको देख सकता है इंस्पेक्शन फीस देके। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि साहब हूएवर इज एंटरिंग into any kind of transaction with the company, that person should go through the provisions of memorandum article company। मैंने बताया था कंपनी से भी मांग सकते, कंपनी विल प्रोवाइड इट, नहीं तो आप आरओसी के रिकॉर्ड से पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है, एंड उसको समझ के उसे कंटेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली आप कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करें। अगर आप ऐसा करते वेल एंड गुड, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, इम्प्लाइड मतलब कंपनी ने अपना मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर कराया, ये अपने आप में कंपनी का ये एक्ट इम्प्लाइड नोटिस है टू द इंटायर वर्ल्ड। क्या नोटिस है? एक नोटिस से काम कर रहा है। कंपनी ने कोई किसी को वर्ड्स का इस्तेमाल करके नीदर ओरल और रिटन इन्फॉर्म नहीं किया कि आप मेमोरेंडम आर्टिकल चेक करो, ऑल दैट। कंपनी ने एक एक्ट किया, बता ना, इम्प्लाइड। कंपनी का जो एक्ट क्या है, गेटिंग द मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर विद आरओसी, वो एक्ट ही अपने आप में इज इम्प्लाइडली अ नोटिस कंस्टिट्यूट्स टू बी नोटिस टू एवरीवन कि whosoever wants to enter into any contract or transaction with the company, that person has to go through the provision memorandum articles। उसका तरीका बताया था कि साहब उसको कंपनी से ही मांग सकता है, कंपनी भी देती है। अगर आपको एक ट्रांजेक्शन प्रपोज अभी हुआ नहीं है तो आप बोलेंगे साहब अपने मेमोरेंडम आर्टिकल दिखाइए, वी वांट टू गो थ्रू दैट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप आरओसी के रिकॉर्ड से चेक कर ही सकते हैं, बिकॉज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड अगर आपने ऐसा नहीं किया और मेमोरेंडम आर्टिकल चेक नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हैं और आपको खुद लॉस सफर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया इस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में is highly in favor, highly biased in favor of the company and it is highly against the outsider। इसलिए बाद में लगा कि साहब इस डॉक्ट्रिन में कमी है, तो इसका एक इम्प्रोवाइज वर्जन आया, इसको इंप्रूव किया इन द फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहती है when any person is going entering into any contract or transaction with the company, in that case कोई भी अगर कंपनी के साथ कोई मेमोरेंडम कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ऑन द वन हैंड उसकी ड्यूटी है टू गो थ्रू द प्रोविजन मेमोरेंडम आर्टिकल, अंडरस्टैंड। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है वो इंडोर मैनेजमेंट में भी है। तो ये बोलती है कि साहब वाइल ऑन द वन हैंड an outsider is under responsibility, under duty to go through the provision memorandum articles, understand it properly, but on the other hand he also has a right, जो ड्यूटी की बात डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में की ऑन द आउटसाइडर, वो चीज यहां भी है इंडोर मैनेजमेंट में। बट ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो हैज अ राइट किस बात का? टू प्रिज्यूम दैट, to assume that whatever is written in the memorandum articles must be followed by the directors, officers, employee company। मतलब इस बात को एज्यूम कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है कि साहब कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में जो लिखा हुआ है कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाई कर होंगे। बोला हाउ कैन एन आउटसाइडर विल गेट टू नो हाउ द कंपनी इज कैरिंग ऑन इट्स इंटरनल प्रोसीडिंग और इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, इसे नाम रखा डॉक्ट्रिन। मतलब उसको कैसे पता लगेगा कंपनी इंटरनली वो चीज फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, कंपनी के डायरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मान के चल सकता है कि जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा हुआ है दे मस्ट बी फॉलोइंग द सेम, ही कैन प्रिज्यूम, ही हैज द राइट टू प्रिज्यूम। तो ये राइट दे के हमने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को थोड़ा बैलेंस किया है, एंड इसलिए बोलते हैं द इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक बैलेंस है, तो इसलिए कई बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द आउटसाइडर, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट एक बैलेंसिंग क्रिएट करती है एंड प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। इनोसेंट, अगर आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल चेक कर रहे हैं और इनोसेंट है, सामने वाला अपना काम पूरा नहीं कर रहा, कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर अगर मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं
कंप्लाई कर रहे, फॉलो कर रहे, तो उसमें मैं क्यों, वाई आई शुड सफर द लॉस, वाई एन आउटसाइडर। अब वैसे भी वो कैसे चेक करेगा इंटरनली कंपनी कैसे काम कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो कैसे फार बेटर कंसेप्ट है, इसे इम्प्रोवाइज, पता ना मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज का इवोल्यूशन होता है, चीजें इवॉल्व होती है, बेटर होती है, ठीक है। तो कहते थे ये भी एक इवोल्यूशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इवॉल्व होकर डॉक्ट्रिन डोरमैन में आई। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस था, उसके पहले एक्सेप्शन नहीं थे, बाद में एक्सेप्शन। वही जो एसबुरी वाला केस है, अगर आज डिसाइड हो तो हो सकता है डिसीजन कुछ और हो जाए, लेकिन जिस जमाने में डिसाइड होता उस समय कोई एक्सेप्शंस की हम बात ही नहीं करते थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन डोर मैनेजमेंट, एक बहुत फेमस केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, उसमें कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि कंपनी के डायरेक्टर्स बॉन्ड इशू करके बोरिंग कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। टर्कवेंट ने कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स चेक किए एंड उसने कंपनी से बॉन्ड परचेज किया, डायरेक्टर्स ने उसको इशू किया, उसने लेंडिंग कर दी, कंपनी बिकेम द बोरोवर। बाद में पता लगा कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर होल्डर्स अप्रूवल ही नहीं ली थी, एंड इसलिए शेयर होल्डर बोलने के साथ बिना हमारे अप्रूवल की बोरिंग ही थी, ये पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन टर्कवेंट ने मेमोरेंडम आर्टिकल चेक किया था, अपनी ड्यूटी पूरी की थी, और ये एज्यूम कर लिया था कि साहब कंपनी के डायरेक्टर्स मस्ट बी कंप्लाइंग विद द प्रोविजन आर्टिकल, शेयर होल्डर की अप्रूवल ली होगी एज पर आर्टिकल। अब उन्होंने नहीं ली, उसके लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, एंड वाई ही शुड सफर। तो मैटर जब कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि ही हैज अ राइट टू प्रिज्यूम दैट, कि आर्टिकल्स में जो लिखा था कि डायरेक्टर्स हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, उन्होंने ले लिया होगा, ये उसने प्रिज्यूम कर लिया था, एंड इसलिए इन मैटर वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ टर्कवेंट। अच्छा, यही चीज अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ बात करें तो फिर इसको रेमेडी नहीं मिलेगी, बट वो गलत है, कंसेप्चुअली गलत है, कि गलती उसकी कुछ है नहीं, वाई शुड सफर। इसलिए तो बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेटर वर्जन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अच्छा, इंडोर मैनेजमेंट बेसिकली एक आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है, कब, अगर वो आउटसाइडर इनोसेंट है, नंबर वन, मतलब दूसरा उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। ड्यूटी क्या है, ही हैज गॉन थ्रू द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल। अगर ये दोनों बातें हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म की और वो इनोसेंट है, उसने अपना काम, तो फिर उस केस में डॉक्ट्रिन इंडोर में उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर उसने अपनी ड्यूटी, जब मेमोरेंडम आर्टिकल चेक ही नहीं की, इसी केस में टर्कवेंट ने अगर चेक नहीं किए होते, तो उस केस में ये इंडोर मैनेजमेंट आपके फेवर में काम नहीं करेगी, ये एक्सेप्शन हो जाएगा, इट विल नॉट अप्लाई। या आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की बट आप इनोसेंट नहीं है, जैसे इसी केस में टर्कवेंट ने मान ली मेमोरेंडम चेक कर लिए, लेकिन कहीं से उसको ये पता लग गया होता बिफोर एंट्रिंग ट्रांजेक्शन की कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर के अप्रूवल नहीं है, कहीं से अगर पता लग गया, फिर भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको पता है कि शेयर होल्डर के अप्रूवल नहीं, तो फिर आप इनोसेंट नहीं है, तो फिर आपको ये डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट नहीं करेगी। या आप इम्प्रूडेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जो अपेरेंटली गलत लग रही है, फिर भी आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, या कोई चीज शुरू से इलीगल या वाइड एबिन इश्यू है, तो वो वैलिड नहीं हो जाएगी बाय डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जहां डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होती, जहां डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट आपका था मेंबरशिप इन अ कंपनी। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मेंबर, सेक्शन 2 + 55। इसमें 3 पार्ट में डेफिनेशन दे रखी है। एक तो सबसे पहले कंपनी के सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम मेंबर बनेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर फिजिकल मोड में बताया था, फिजिकल मोड में 2 रिक्वायरमेंट है, एनीवन हु एग्रीज इन राइटिंग, not orally, it should be in writing, to become the member and whose name is entered in the register of member of the company। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है किसी के रिस्पेक्ट में, then he will be called as the member of the company। इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में डायरेक्टली नाम नहीं आता। बता दें, एक बॉडी होती है डिपॉजिटरी, जो कि इंडिया में आज के दिन 2 है, NSDL एंड CDSL। एक्चुअल शेयर होल्डर का नाम, इन्वेस्टर का नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में आता है, और कंपनी के रिकॉर्ड में एक्चुअली डिपॉजिटरी का नाम आता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एनीवन हु इज होल्डिंग द शेयर कंपनी, किसी कंपनी आप शेयर होल्ड कर रहे हैं आपके डीमैट अकाउंट में, बता दें इसको बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं, एंड योर नेम इज एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं, सेल भी वो आप उस कंपनी के, जिस कंपनी का आप शेयर होल्ड कर रहे हैं और आपका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में, तो आप उस कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। या तो बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसा होता है एंड इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका जो डीमैट अकाउंट है विद सम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, और वो एक ही बात है, एक्ट ऑफ द एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, और आप होल्ड कर रहे हैं उस डीमैट अकाउंट में जितने भी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो आप उन सब कंपनी के मेंबर हैं, चाहे कंपनी के रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी का नाम होता है, आपका नाम कहां पे, एज ए बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी। उसका बाद रीजन मैंने बताया था ऐसा क्यों किया गया है, कि कंपनी के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी का नाम क्यों डाला गया है,
उसको रजिस्टर्ड होल्डर क्यों बनाया? पैसा तो उसने नहीं लगाया, ही इज ओनली रजिस्टर्ड होल्डर, नॉट द बेनिफिशियल होल्डर। क्योंकि कल के दिन शेयर ट्रांसफर करने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसफर द शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड सिर्फ डिपॉजिटरी के पास है। तो अगर उसके नाम में शेयर नहीं हो, उसके नाम में शेयर नहीं होंगे तो कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम में नहीं, वो ट्रांसफर कैसे करेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके पास है लेकिन लीगली वो इनकेपेबल हो जाए बिकॉज वो प्रॉपर्टी उसके नाम में नहीं। इसलिए कंपनी के रिकॉर्ड में उसे अब बताया हुआ था, लॉ में भी लिखा हुआ डिपॉजिटरीज एक्ट में कि डिपॉजिटरी को कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होल्डर बनाया जाता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांसफर, ट्रांसफर्स को जिससे वो कर सके। अदरवाइज उन शेयर्स में सारे बेनिफिट एक्चुअल शेयर होल्डर को मिलेंगे, एक्चुअल शेयर होल्डर को। इसलिए उसके अकाउंट को बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं, जो डीमेट अकाउंट है उस बंदे को बेनिफिशियरी बोलते हैं, ऑल दैट। तो सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे जो इन्वेस्टर है, लेकिन रजिस्टर्ड होल्डर डिपॉजिटरी कंपनी के रिकॉर्ड में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांसफर, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक मोड में किस तरीके से आपको होता है। नेक्स्ट कंपनी, एक आपको टॉपिक कंपनी है जो मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। हमने डिस्कस एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है। मेंबर बनना, टू बिकम अ मेंबर मींस एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कंपनी मेंबर बनना चाहती है उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा करने की पावर होनी चाहिए। इन्वेस्ट इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, तो वो करने की पावर आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में होनी चाहिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, मैंने बताया होल्डिंग तो सब्सिडरी की मेंबर होती है, लेकिन उल्टा अलाउड नहीं है। सेक्शन 19 मना करता है कि सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसके 3 एक्सेप्शन थे जहां पे एक सब्सिडरी होल्डिंग के मेंबर हो सकती है। अगर कोई होल्डिंग कंपनी का मेंबर है, उसकी डेथ हो जाए और उस डेथ, जो मेंबर की डेथ होगी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसी होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या उस शेयर सब्सिडरी कंपनी के नाम में आ जाएंगे उस डिसीज मेंबर के? एज ए रिजल्ट वो सब्सिडरी कंपनी विल बिकम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ऐसे एक होल्डिंग कंपनी का मेंबर है, उसके शेयर्स के रिस्पेक्ट में होल्डिंग की सब्सिडरी उसकी ट्रस्टी अपॉइंट हो जाए, तो ट्रस्टी जब होता है तो सब प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम हो जाती है। ट्रस्टी यहाँ कौन है? सब्सिडरी कंपनी। तो एज ए रिजल्ट वो सब्सिडरी कंपनी विल बिकम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तीसरा केस मैंने बताया था, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनने से पहले अगर वो कंपनी जो अब सब्सिडरी बन गई पहले से ही होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड करती थी, तो आफ्टर बिकमिंग सब्सिडरी इट में कंटिन्यू टू होल्ड दोस शेयर, बट उन शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। लेकिन पहले दो केस में क्योंकि किसी और के शेयर के रिस्पेक्ट में आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी बने तो वहां वोटिंग राइट आपको मिलेगा। यहाँ पर खुद का पैसा लगाओ तो बाकी सब राइट मिलेंगे, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। और ये तो आपको सब्सिडरी को मना करा कि आप होल्डिंग के मेंबर नहीं बनेंगे, इस 3 एक्सेप्शन है। उल्टा भी होल्डिंग को भी मना कर रखे, आप सब्सिडरी को अपने मेंबर नहीं बनाएंगे, ना उसको शेयर लॉट करेंगे, ना आप उसको अगर वो कहीं से मार्केट से शेयर परचेज करके अपने नाम में रजिस्टर कराना चाहे एज ए ट्रांसफर, तो आप वो भी नहीं करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेक्शन 19 एंड इस पर काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म, उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो किसी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती। एक्सेप्शन इज सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर बन सकती है। लेकिन मैं इसका उल्टा बताया था, क्या एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनर बन सकती है? Yes, because according to Partnership Act, partnership is a relation between certain person and that person may be natural person or artificial person. और कहीं भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा होगा कि साहब ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी पार्टनर। एंड इसका तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन है? पार्टनर्स। एंड कंपनी हैज अ पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो सेइंग द से कैन अ कंपनी बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म? यस, एकदम बन सकती है, बताया था मैंने आपको। लेकिन फर्म किसी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, एक्सेप्शन इज सेक्शन 8 कंपनी, जहां पे फर्म कैन बिकम द मेंबर ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, लेकिन मैंने बताया हाँ, किसी भी कंपनी में सारे पार्टनर्स के नाम में ज्वाइंटली शेयर ले सकते हैं आप। फर्म मतलब एक फर्म का नाम एबीसी एंड कंपनी है, उसके 3 पार्टनर एबीसी। तो अगर 3 पार्टनर एबीसी हैं तो तीनों एबीसी के नाम में ज्वाइंटली आप शेयर खरीद सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एबीसी एंड कंपनी के नाम में जो फर्म है, फर्म के नाम में, बिकॉज फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, ऑल दैट। एक क्वेश्चन आपका आयुष का है, व्हाई पार्टनरशिप कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। बताया सेक्शन 8 कंपनी जब पढ़ाया था आपको, बताया था उससे कुछ यूनिक फीचर्स हैं। जब सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाया था उससे कुछ यूनिक फीचर्स बताए थे। उस यूनिक फीचर में एक ये भी यूनिक फीचर था। सेक्शन 8 कंपनी में बहुत सारी यूनिकनेस है कि उसका अमलगमेशन सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही हो सकता है विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट। उसी में वन ऑफ द यूनिक फीचर सेक्शन 8 कंपनी था कि जनरली इसको बताया ना, बहुत सारे प्रिविलेजेस दे रखे सेक्शन 8 कंपनी को। तो एक प्रिविलेज दे रखा कि और कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म को अपना मेंबर नहीं बना सकती, आप बना सकते हैं। दैट्स व्हाई द एक्सेप्शन है। इज इट क्लियर आयुष? फिर ज्वाइंट मेंबर्स में कुछ खास नहीं है, मैंने बताया था 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब शेयर होल्ड करते हैं। ज्वाइंट मेंबर के केस में मैंने बताया राइट्स के लिए हमेशा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम सबसे ऊपर है, फर्स्ट नेम को कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी। एंड लाइबिलिटी के लिए सारे के सारे लाइबल है, लाइबिलिटी कंपनी किसी को भी लाइबल कर सकती है। ठीक है, फिर एक्सपल्शन ऑफ मेंबर मैंने बताया था, क्या एक कंपनी अपने मेंबर्स को एक्सपेल कर सकती? नहीं।
और ये अभी लिमिटेशन और ऑल्ट्रेशन आर्टिकल में बताया था। और कभी कोई कंपनी अगर अपने आर्टिकल को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपने आर्टिकल को ऑल्टर करके जबरदस्ती किसी मेंबर को एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे तो वो इनवैलिड होगा, दैट इज इनवैलिड। एंड जो भी वो आर्टिकल में अगर ऑल्ट्रेशन ऐसा कर भी देते हैं उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज इस तरह के ऑल्ट्रेशन आर्टिकल्स अलाउड ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स कंपनी डायरेक्टली एंड डायरेक्ट किसी भी तरीके से अपने मेंबर्स को एक्सपेल नहीं कर सकती, ठीक है ना। आर्टिकल्स में ऐसा करने का प्रोविजन डाल सकती है, डाल भी दिया तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। एक सेक्शन 3A था, मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। इसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 3A में कि साहब अगर किसी पब्लिक कंपनी के जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है अगर 7 से कम हो जाए और प्राइवेट कंपनी जिसके मिनिमम रिक्वायरमेंट दो मेंबर से कम हो जाए, रिड्यूस बिलो 7, रिड्यूस बिलो 2, और जिस दिन ऐसा हुआ उसके अगले 6 महीने तक कंपनी ऐसे बिजनेस करती रहे, यहां पे मान ले रिड्यूस हो गए, 6 महीने के बाद जो रिमेनिंग मेंबर्स आफ्टर 6 मंथ जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं एंड हु आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, हु आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट कि कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, इस 6 महीने के बाद कंपनी की जो भी लायबिलिटी होगी उन रिमेनिंग मेंबर्स की, हु आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, उनकी पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। 6 महीने इसलिए छोड़े गए, इन 6 महीने में अगर कंपनी पोजीशन को रेक्टिफाई कर देती है, अगर अपने मेंबर्स को बढ़ा के मिनिमम लेवल पे ले आती है जो रिक्वायरमेंट लगेगा, पब्लिक कंपनी कम से कम 7, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2, तो फिर आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज जो सेक्शन 3A में दे रखे वो अराइज नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने में ऐसा नहीं किया तो लॉ बोलता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ जो भी रिमेनिंग मेंबर्स एंड वो अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कंपनी की सारी लायबिलिटी इस पीरियड में जो भी कंपनी की लायबिलिटी अराइज होगी वो सब उनकी पर्सनल लायबिलिटी। यहाँ पे एक तरह देखा जाए क्या लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा क्या? एक तरह से देखा जाए ये क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का एग्जाम्पल भी बन सकता है। बता दें जब भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है या तो सेपरेट लीगल एंटिटी चली जाती है उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेड की कंपनी की कुछ भी लायबिलिटी हो, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी की सारी लायबिलिटी विल बिकम द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स हु आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो क्या ये आपको सेक्शन 3A क्या इसका भी एग्जाम्पल है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का? आयुष अंतितिक्षा। फिर हमने एक पढ़ा था मेंबर एंड शेयर होल्डर। मैंने बताया जनरली ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जिसको मेंबर जो मेंबर है वही शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर वही मेंबर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समवन मेंबर हुई बताना जो जिसका नाम हु एग्रीज इन राइटिंग एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर मेंबर, और शेयर होल्डर होल्डिंग द शेयर कंपनी। अब वो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल, तो जब शेयर कैपिटल नहीं तो शेयर होल्डर कैसे होगा? लेकिन मेंबर तो होगा, तो वहां पे मेंबर है लेकिन उस मेंबर को आप शेयर होल्डर नहीं कह सकते। कई बार बंदा शेयर होल्डर होता है जैसे शेयर परचेज कर लिए, कोई ट्रांसफर ही है लेकिन अभी तक अपने नाम में नहीं करा है। मतलब मान ली एक कोई कंपनी है जिसके शेयर ए कोई होल्ड करा, कुछ शेयर ए होल्ड करा, वन ऑफ द शेयर होल्डर ए ने अपने शेयर बी को बेच दिए, ए इज द ट्रांसफर और बी इज द ट्रांसफर। तो बी ने जैसे शेयर परचेज किए एंड पेमेंट कर दी ए को, तो बी हैज बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। लेकिन अगर अपने नाम में अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर नहीं करा है, जब तक उसके नाम में रजिस्टर नहीं होते तब तक क्या है, बी इज ओनली शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर उसके नाम में होंगे तब वो मेंबर भी हो जाएगा। तो जनरली हम बोलते हैं दोनों टर्म इंटरचेंज, जो मेंबर है वो शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर मेंबर। कुछ केसेस में a member need not be shoulder need not be a member, उसके एग्जांपल्स बताए थे। फिर आपको एक टॉपिक था वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट्स। सेक्शन 48 यहां मैंने बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर कि अगर राइट्स को कंपनी वेरी करना चाहे, डायल्यूट करना चाहती है, वेरी मीन्स डायल्यूट the rights of a particular class of members. For example, प्रेफरेंस शेयर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। मान ली कंपनी ने कमिट करा के 10% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, कंपनी बोलती है फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, हम इसको घटा के 7% करना चाहते हैं। क्या कंपनी इज प्रपोजिंग टू डायल्यूट द राइट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर दैट इज द प्रेफरेंस शेयर? यस। तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन सेक्शन 48। सॉरी मैंने गलती से सेक्शन 14 लिख दिया है, सेक्शन 48 इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 48। सेक्शन 48 में कंडीशन क्या दे रखी है?
या तो ऐसा वेरिएशन करने का आपकी बात कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कंपनी इस तरह का वेरिएशन कर सकती है, और अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ तो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये प्रेफरेंशियल इशू हुए थे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में इस तरह के वेरिएशन पे कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, इस तरह के वेरिएशन पे कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईदर ऑफ द टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। एंड सेकंड, दोनों में से एक कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन में भी दो ऑप्शन है, या तो आप प्रेफरेंस शोल्डर से क्लास मीटिंग बुला लो और वहां ये प्रपोजल रख लो कि साहब हमें ये करना है, और अगर वो प्रपोजल अप्रूव बाय द प्रेफरेंस शोल्डर पासिंग एसआर, या मीटिंग ना बुला के आप ये प्रपोजल सारे प्रेफरेंस शोल्डर को आप सर्कुलेट कर दीजिए, एंड इफ इट इज कंसेंटेड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट, मतलब सच प्रेफरेंस शोल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 द इशूड शेयर दैट क्लास, तो दोनों में से एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, या तो मीटिंग बुला के एसआर पास का क्लास मीटिंग। एंड बता दें ये क्लास मीटिंग जो प्रेफरेंशियल इज ऑल्सो टाइप ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग ऑफ शोल्डर, क्या ये भी एक मीटिंग ऑफ शोल्डर ही है, इसलिए जब जो जनरल मीटिंग टॉपिक में पढ़ाऊंगा देखना वहाँ पे इसकी थोड़ी सी बात रिलेट करूंगा, ये क्लास मीटिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ जनरल मीटिंग जो कि प्रेफरेंस शोल्डर की होती है नाउ। लेकिन अगर तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी आप कंडीशन, या तो एसआर पास का मीटिंग बुला के या मैटर प्रपोजल को सर्कुलेट करा के गेट इट कंसेंटेड बाय द members of that class holding at least 3/4 of the issued share of the class, एंड दोनों ही केस में मैंने बताया MGT 14 फाइल होगा, दोनों ही केस में MGT 14 फाइल होगा, चाहे वो एसआर पास हो चाहे आपको 3/4 कंसेंट वाला केस हो। और अगर एक क्लास ऑफ मेंबर्स के राइट्स को वेरी करने के चक्कर में कोई दूसरे क्लास ऑफ मेंबर्स के राइट पे कोई इंपैक्ट आ रहा तो उनके केस में भी आपको सेक्शन 48 के कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन 48 के कंडीशन फुलफिल करके कंपनी में डायलूट द राइट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर, उसकी कंसेंट ले रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, एंड उसकी कंसेंट लेके एंड ऑल दैट मेमोरेंडम आर्टिकल में अथॉरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज जिस टर्म से कंडीशन वो इशू है उसके में इस तरह का वेरिएशन करने पर कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, ऑल दैट, ठीक है। फिर मैंने बताया था अब अगर मान लीजिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स को डायलूट कर लिया बाय कंप्लाइंग विद द सेक्शन 48, लेकिन ऐसा थोड़ी कि 100% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या तो एसआर पास हो रहा है या प्रेफरेंस होल्डिंग 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ द क्लास, तो कुछ ऐसे भी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकते हैं जो इस चीज के अगेंस्ट है, या तो न्यूट्रल थे या वो अगेंस्ट थे, उन्होंने अगेंस्ट वोट किया, तो उनको क्या लेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, क्या बोलेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ये अधिकार सेक्शन 48 में दे रखा है, अगर आप सबको लगता है कंपनी ने सेक्शन 48 का मिसयूज किया तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर जिस दिन रेजोल्यूशन या कंसेंट हुई थी उसके 21 डेज के अंदर एक पिटीशन लगा सकते हैं किसको, एनसीएलटी को, एंड द डिसेंटिंग शेयर होल्डर मस्ट बी होल्डिंग द 10% इशू शेयर दैट क्लास, कम से कम 10% शेयर उनके पास दैट क्लास, और फिर एनसीएलटी विल हियर बोथ द पार्टी कंपनी एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर, और एनसीएलटी को जो सही लगे, एनसीएलटी को लगता है कंपनी ने इस प्रोविजन का मिसयूज किया है तो एनसीएलटी विल पास एन ऑर्डर कि साहब जो वेरिएशन किया उसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन, तो क्या वापस से राइट्स वैसे हो जाएंगे जो ओरिजिनली थे। लेकिन बट एनसीएलटी को लगता है कंपनी ने कोई मिसयूज नहीं किया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर गलत बोल रहे हैं, तो उस केस में उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी एंड जो वेरिएशन कंपनी ने किया था वो वैलिड हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें। तो इसके साथ आपको सारी चीज़, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह हैं जो सारे मैंने कराई दिए थे, उसमें किसी को डाउट है, तितिक्षा आयुष कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, कोई चीज़ मैंने अपनी तरफ से सारा रिवीजन करा दिया, ठीक है। अभी मैं एक दो चीज़ और आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपके जो पहले 23 लेक्चर्स थे जिसके साथ आपके दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और ये बड़े, इससे सारा आपका बेस बन जाता है, पूरा बेस बन जाता है। कॉर्पोरेट लॉ जो पोर्शन है 60 मार्क्स का आपका पेपर का, उसका पूरा बेस, अदर लॉस तो अलग चीज है, वो अलग बात है, उसके भी हम कोई बात भी नहीं कर रहे, बेस बन जाता है। तो एक चीज मैं अनाउंस कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, तितिक्षा और आयुष दोनों। देखिए ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद, मतलब 23 लेक्चर पहले तो चैप्टर पढ़ने, आपका ना पूरा कॉर्पोरेट लॉ का बेस बन चुका है, मतलब सारी चीज आपको समझ में आ गई है, बेसिक्स बन गए, रेजोल्यूशंस का तरीका, कंसेप्ट सब मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आप किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए, इसके आपको रिकॉर्डेड क्लास गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे, ठीक है, आपकी इसको रिकॉर्डेड क्लास गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, ठीक है। आयुष, दीक्षा एंड बाकी भी जो और स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं और फाउंडेशन से इंटर में आएंगे, उनको जो भी आपको क्लास ज्वाइन करेंगे उन सबको आपको बाकी। लेकिन चैप्टर 7, 8, 9, 10 टोटल 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ बताएं, कंपनीज एक्ट के 2013 के अंदर 29 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके सीए इंटर में सिलेबस में पहले 10 चैप्टर हैं। तो 1, 2 आप ऑलरेडी पढ़ चुके 23 लेक्चर के अंदर, 3, 4, 5, 6 अगले 4 चैप्टर 3rd, 4th, 5th, 6th ये आपको गूगल ड्राइव में मिलेंगे नवंबर 22 के बच्चों को, ठीक है।
ये ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। और चैप्टर नंबर 7 to 10, चैप्टर नंबर 7 to 10, दैट इज 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर्स की मैं, तो कुछ बच्चों का था कि साहब लाइव क्लास मिल जाए, लाइव क्लास मिल जाए, तो इसकी मैं लाइव क्लास कंडक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। और लाइव क्लास के साथ आपको गूगल ड्राइव भी मिलेगा, ये नहीं कि आपने लाइव क्लास ज्वाइन कर ली तो गूगल ड्राइव मिलेगा, इससे प्लस गूगल ड्राइव दोनों मिलेगा। लाइव में आने से क्या कि इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आप टेंशन मत लीजिए कि सर हमारे 3, 4, 5, 6 तो अभी हुए नहीं, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बिना भी आप चैप्टर 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, कि पहले 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया। तो ये बेस पूरा बन गया आपका, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी पहले 2 चैप्टर नहीं पढ़े, उनको मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप सीधा चैप्टर 7 की लाइव क्लास में आए ना, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट 2 चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया, और आप या और जिस भी बच्चों ने पढ़ लिए हैं, वो आपको लाइव क्लास में आ सकते हैं, और लाइव के साथ गूगल ड्राइव भी मिलेगा। नहीं आना चाहते तो गूगल ड्राइव में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड वो लाइव क्लास का मैं शेड्यूल बता देता हूं आपको। इन 4 चैप्टर के अंदर मुझे टोटल 15 क्लासेस चाहिए, 2-2 घंटे की 15 क्लासेस चाहिए, 15 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच, 15 क्लास 2-2 घंटे की, ठीक है। 15 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच, एंड मतलब 30 घंटे। एंड ये शेड्यूल मैं आपको लिख रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग मंडे, that is the 14th of February 2022, and up to the, फिर मंडे ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, 28th of February 2022, 3 मंडे आ जाएंगे, मंडे फिर मंडे फिर मंडे, टोटल 15 दिन ये पढ़ रहे हैं, टोटल 15 डेज। अब 13 तारीख के बाद 15 दिन, 14 से 28, पूरे 15 दिन, ऑल डेज क्लास, ऑल डेज क्लास है आपको, ठीक है। मंडे ऑल, कोई संडे को भी ये क्लास है, इवन ऑन संडे, ठीक है। 14 तारीख कमिंग मंडे, 14 फरवरी 2022 मंडे से लेके 28 फरवरी 2022 मंडे टू मंडे, ये मतलब 3 मंडे आ जाएंगे आपको, ठीक है। ऑल डेज, संडे को भी क्लास होगी, ऑल 7 डेज, ठीक है। ये 15 दिन लगातार क्लास होगी आपको। टाइमिंग आपकी 10:30 to 12:30, इज दैट ओके? 10:30 AM to 12:30 PM, 10:30 से 12:30। ये 15 दिन के अंदर ये आज 4 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। कोई एक सिर्फ चैप्टर 7 बड़ा है, ये समझिए 15 क्लास में 7 क्लास या 8 क्लास चैप्टर 7 में लगेगी, और बाकी 7-8 क्लास जो भी है आपको आधी आधे मान लीजिए 7, 7.5 क्लास चैप्टर 7 में लगेगी, बाकी 7, 7.5 क्लास में चैप्टर 8, 9, 10 तीन हो जाएंगे, वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इसलिए लग रहा होगी आपको सब 15 क्लास में 4 चैप्टर में। देखो क्या होता है चैप्टर्स का, कोई चैप्टर बड़ा है कोई चैप्टर छोटा है। ये चैप्टर 6 हम कई बार 2-2.5 घंटे में खत्म कर देते हैं, चैप्टर 6 एक ही क्लास में। चैप्टर 6 आप पढ़ोगे जिसकी आपको गूगल ड्राइव मिलेगी। तो ये तितिक्षा आयुष क्या है, शूट करता है आपको। और 28 तारीख को आप ये, तो इससे क्या हुआ, इसी बहाने ये 4 चैप्टर आप लाइव पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी गूगल ड्राइव तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये आपको मैं चाहता हूँ कि आप लाइव में आए, थोड़ा इंटरेक्शन होगा, आपको भी मजा आएगा, और आराम से आप चैप्टर 7 समझ सकते हैं। 8 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 3rd, 4th, 5th, 6 नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो आपस में इंटर रिलेटेड है, इससे कोई लेना देना 7, 8, 9, 10 से कोई लेना नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अदरवाइज गूगल ड्राइव पे भी मिलेगा, तो दोबारा भी पढ़ना चाहे दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे। आयुष, तितिक्षा, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? इंटरेस्टेड हो आने में लाइव क्लास में? आयुष से तितिक्षा, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, तो टाइमिंग ठीक है, 10:30, 12:30, कमिंग मंडे से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या कि मे वाले बच्चों को भी देना है क्लासेस, इसलिए थोड़े से हम ओल्ड एज मैंने रखा है। लेकिन ये है कि आप 28 फरवरी के बाद फ्री हो जाएंगे, इसी बहाने 2 चैप्टर आपने कर लिए, 4 और हो जाएंगे, 6 चैप्टर, तो इसी बहाने कोर्स भी खिंच जाएगा। देखो क्या होता है, कई बार कहते हैं एक बाउंड शेड्यूल होता है ना, तो उसी बहाने काम भी फास्ट हो जाता है। ये सुनो, और बाकी जो 4 चैप्टर 3, 4, 5, 6 उसकी गूगल ड्राइव आप बाद में पढ़ते रहना।
अदर लॉज हम स्टार्ट करेंगे करीब समवेयर मिड ऑफ मार्च, तो बीच में आपको करीब 15-20 मार्च के आसपास हम स्टार्ट करेंगे अदर लॉज। तो बीच में आपको 28 फरवरी के बाद टाइम मिल जाएगा, उसमें चैप्टर 3, 4, 5, 6 आप कवर कर लेना। तो जब तक अदर लॉ स्टार्ट होगा तब तक आपका देखा कॉर्पोरेट लॉ पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ पूछना है तितिक्षा एंड आयुष, एनीथिंग यू वांट टू आस्क या शुड आई वाइंड अप द टुडेज क्लास? चलिए ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं 10:30 बजे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।